तुम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। आई थिंक कौन सा सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी। सेकंड एक्सरसाइज की डिस्कशन डिस्कशन ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। कितना क्वेश्चन डिस्कस किया था? आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गया था, 3 या 4 क्वेश्चन। थर्ड थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल पार्ट्स हो गए थे थर्ड के, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पे ध्यान देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं, देखना शुरू हो जाएगा। हाँ, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन अच्छे हैं। 17-18 क्वेश्चन आई थिंक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, उसके बाद बीच में कुछ गैप कर दिया गया, इस 78 सो ऑन कर दिया गया। पूछा गया कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा। अब देखो, इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया 78 कौन सा टर्म है। वो पूछे दैट मीन्स कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, विच टर्म मतलब यन की वैल्यू फाइंड करने की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? यन फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, हमारे पास बहुत सारा डाटा इसमें दिया गया है। हमको कौन कौन सा डाटा चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए? हमको चाहिए होता है ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, एन चाहिए होता है। तो ए हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, क्वेश्चन 4 है। ए में ऑलरेडी आपके पास कितना है, 3 है। डी अगर हम निकालें तो डी हमारे पास क्या मिलेगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। फिर से डी इज इक्वल टू क्या, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कांस्टेंट आ रहा है तो हमारा डी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो ए और डी हमको मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है, यन। यन फाइंड करना, यन क्या है नहीं पता। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन के बारे में हमको कोई आइडिया है नहीं, तो हमने क्या कर दिया। अब देखो, ए एन के बारे में आइडिया नहीं है, बट ए एन की वैल्यू हमको दी गई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ए एन की वैल्यू हाँ, ए एन की वैल्यू आपको 78 दी गई है। ए एन के बारे में पता नहीं कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, ये नहीं पता। बट क्या है, ए एन का जो वैल्यू है, एन की वैल्यू नहीं दी गई, ए एन की वैल्यू दी गई है। तो ए एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 78 लिख देंगे। ए वन आपका 3 है, एन हमको पता नहीं है, एन माइनस वन का वही रह जाएगा। यहाँ पे क्या मिला था, डी 5 मिला था। सॉल्व कर लेंगे। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 5n-5। यहाँ पे क्या मिलेगा, 78। 3 को इधर उठा लाओ, -3 हो गया। और इस 5 को इधर उठा लाओ, +5 हो गया, इज इक्वल टू 5n हो गया। ठीक। तो देख, बेसिकली अगर सॉल्व करें तो 5n इज इक्वल टू क्या मिला, 5 ऐड हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेसिकली इसमें 2 ऐड होगा। तो क्या बन गया, 80 हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 80 अपॉन 5 हो गया। दैट मीन्स 5 वन जा 5, 5 6 जा समथिंग। तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो कौन सा टर्म है, 16th टर्म पे कौन आएगा, 16th पे क्या मिलेगा हमको, 78 मिलेगा। दैट मीन्स इस तरह से जो 3, 8, 13, 18 इस तरह से हम आगे जब बढ़ते जाएंगे, जब 16th टर्म पे पहुंचेंगे तब हमको क्या मिलेगा वहां पे, 78 मिलेगा। क्लियर नाउ? चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद आगे स्लाइड करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। दो एपी आपको दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में आपको देखो, यहाँ पे एन आपको दे दिया गया, फर्स्ट टर्म दे दिया गया, डी आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एन दे दिया गया, फर्स्ट टर्म दे दिया गया, डी आपको फाइंड कर लेना है। तो सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट में आपको 7 दिया गया, 13 दिया गया, 19 दिया गया, उसके बाद सो ऑन करके कितना 205 दे दिया गया है। दैट मीन्स ए1 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 7 हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड करें तो 13 माइनस 7 कितना होगा, 6 हुआ। डी इज इक्वल टू 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6 हुआ, कांस्टेंट आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा डी 6 हो गया। एन नहीं पता बट ए एन पता है, ए एन इज इक्वल टू कितना है, 205 है। पुट कर दो फार्मूले में, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज इक्वल टू कितना है आपका, टू। ए एन इज इक्वल टू 205 है, एन नहीं पता है भाई। ए वन कितना है, 7 है।
प्लस n-1 का वही रह जाएगा, d की वैल्यू कितनी 6 है, सॉल्व कर डालो भाई, इज इक्वल टू क्या बनेगा 7 प्लस 6 हो गया, नंबर को सब उठा लो इधर, कितना हो गया 205 -7 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, दिस इंप्लाई दैट 205, सॉरी ऐड कर लो ना, काहे को करना है, यहाँ पे क्या -7 प्लस 6 -1 मतलब 204 बन गया, इज इक्वल टू 6n, सॉल्व करेंगे तो इधर क्या बनेगा 6n इज इक्वल टू 204, n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6, कितना होगा 6 3 जा 18 टू 24, क्या हो गया 34 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, 6 3 जा 18 हो गया, 18 उसके बाद फिर क्या होगा 6 4 जा 24, ठीक है, तो आपका n की वैल्यू कितनी होगी 34 होगी, दैट मीन्स हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एक मिनट, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मैंने तो निकाल तो दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, अच्छा इनके इनके बीच का क्या निकालना है हमको, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ टर्म बताने, तो नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू कितना है 34 आई, मतलब इस वाले एपी में कितने टर्म्स है टोटल 34 टर्म है, कितने टर्म है 34 टर्म, क्लियर, सेकंड सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, 5 का सेकंड पार्ट हमारा क्या था, आई थिंक 18 15 और क्या था भाई, बोलो एक बार नंबर, 15/1/2 शायद था, एक मिनट हम देख लेते हैं, 15 होल 1/2, हाँ ठीक है, 15 होल 1/2 13, 15 होल 1/2 था, फिर 13 था, सो ऑन, उसके बाद आपका क्या मिल गया था -47 हो गया था, ठीक है, आपको क्या दिया गया a1 इज इक्वल टू 18 दे दिया गया, d हम निकाल लेंगे यहाँ से कितना 15 होल 1/2 -18, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 15 जो है 30 प्लस 31/2 -18 इज इक्वल टू क्या होगा 31 -36/2 इज इक्वल टू क्या हो गया -5/2, दूसरा वाला डी अगर फाइंड करें तो क्या मिलेगा 13 -15 होल 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 13 -31/2 इज इक्वल टू 26 -31/2 इज इक्वल टू -5/2, कांस्टेंट हो गया, दोनों सेम है, मतलब डी की वैल्यू -5/2 हो गई, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, an की वैल्यू हमारे पास कितना दी गई -47, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या हुआ -47 इज इक्वल टू a1 कितना 18 है प्लस n-1 लिखा जाएगा, d की वैल्यू हमको क्या मिल गया -5/2 मिल गया, है ना, सॉल्व करेंगे -47 इज इक्वल टू 18 प्लस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नहीं रहेगा माइनस हो जाएगा, -5/2 n हो गया, अब प्लस क्या हो गया 5/2 हो गया, नंबर को नंबर के साथ कर लो, वेरिएबल को एक साथ छोड़ दो, तो -47 -18 -5/2 इज इक्वल टू -5/2 इंटू n, ये बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 47 और 18 को हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा -65 हो जाएगा, और -65 -5/2 इज इक्वल टू, इधर यहाँ पे कितना है -5/2 है, तो इसको भी इधर इधर ले आते हैं इसी टाइम, इनटू, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ -2/5 हो गया ये, है ना, तो जब 2/5 हो जाएगा इज इक्वल टू n, ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है, एक तरीका और इसको सॉल्व करने का हो सकता है, जैसे आप यहाँ से अगर कंपेयर करो यहाँ से ब्रेक करके, ये थोड़ा मैं डिफिकल्ट प्रोसेस पे लेके चला है आपको, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं, जैसे 18 को मैंने इधर भेज दिया, देखो हम यहाँ से इस जगह से स्प्लिट करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ये तो समझ में आ रहा है ना डी कैसे निकाला मैंने, इसको तो इरेज कर दें कोई इशू नहीं होगा, है ना, डी से कोई इशू तो नहीं है ना, हाँ तो देखो यहाँ से मैं इस थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखा, 47 हुआ, 18 को इधर उठा लाया मैं, तो क्या हुआ -18 हो गया, इधर हमारे पास बचा
5/2 माइनस 5/2 n। हम इसको क्या करते हैं, 5/2 इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों में 5/2 कॉमन था तो मैंने क्या कर लिया, 1 माइनस n कर दिया इसको ना। तो चाहे ऐसे कर दो, चाहे क्या करते हैं हम, सिंपल सा जैसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे लिख लें, तब भी प्रोसेस हमारा वही है, कुछ बदलेगा नहीं, बस 5/2 n माइनस 5/2 ऐसे हो जाएगा। कॉमन हम 5/2 माइनस 5/2 ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम माइनस 5 प्लस था, -5/2 लेंगे तो हमको मिलेगा n-1। ठीक है, इधर मिल गया -65। ठीक है, -65, अब इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, -65 इंटू बन जाएगा -2/5। तो माइनस से माइनस हो गया, खत्म, मतलब प्लस हो जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जो 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे क्या हुआ, 13 2 जा 26 हो गया, इज इक्वल टू n-1। 1 को इधर उठा लाओगे तो क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 27 बन जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ माइनस था, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। इस वाले प्रोसेस में जो इधर सॉल्व कर रहे थे, इस प्रोसेस में भी मेरा सेम ही है। अब क्या है, अगर ध्यान दो, इसमें पहले करना पड़ेगा हमको क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इनको ऐड कर लिया हमने फॉर्मली, -65 -5/2 -5/2। अब -5/2 हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, -5/2 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये वन कितना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13 -5 अपान 2 इंटू -2/5 इज इक्वल टू n। दैट मीन्स यहाँ पे बनेगा 135, 135 अपान 2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे कट, तो क्या बचा, और इस वाले 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 5, मतलब हम इस 2 को हटा के यहाँ लिख दें, 5 इज इक्वल टू n। तो 5 से कट करोगे क्या होगा, 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 7 जा 27, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 27 मिला। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं मल्टीपल मेथड आपको बता दे रहा हूँ कि ताकि आप क्वेश्चन को किस तरह से थिंक कर सकते हो, उस हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना चाहो तो इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट टर्म में बताया था। कुल मिला के आप जिस हिसाब से कैलकुलेशन अप्रोच कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रेंथ कैसी है वो आप डिसाइड कर पाओगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5 का सेकंड हो गया, उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन शायद इसी में था। हाँ, 6 क्वेश्चन भी इसी में। 6 क्वेश्चन क्या बोला गया, 6 क्वेश्चन में बोला गया चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एक टर्म दिया गया है एपी का, 11852, 11852। ठीक है, तो 11852 का आपका एक टर्म दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 1185, क्या बन रहा है भाई, 852। उसके बाद सोमान यहाँ पे -150, यही है। इसमें हमको क्या बताना, नंबर ऑफ टर्म्स बताने, ये तो बताना है कि 150 कौन से प्लेस पे आएगा, किस टर्म पे आएगा, और कुछ चेक वेदर अच्छा चेक करना -150 इसका टर्म है कि नहीं है, इसके बारे में हमको पता करना है, इसका टर्म है कि नहीं। अब देखो इसका टर्म है कि नहीं कैसे पता लगेगा, हम ए एन पे पुट कर देंगे, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो इनका क्या डिफरेंस क्या मिल के आ रहा है हमारा, डी हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो तो क्या होगा, 8 - 11 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे डी इज इक्वल टू निकल 5 - 8 इज इक्वल टू -3, मतलब कांस्टेंट है, डी की वैल्यू -3। A1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, और ए एन इज इक्वल टू हमको क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, -150। एन की वैल्यू क्या है नहीं पता, एन की वैल्यू क्या है नहीं पता। ठीक, सॉल्व कर लो, पुट करो, -150 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 अब तक कितना है 11 है, प्लस n-1 नहीं पता है, डी हमको मिल गया कितना, -3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर डालो, सॉल्व करोगे -150 इज इक्वल टू 11 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में बन के आएगा -3n
+3। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करें, नंबर को सब समेट लो नंबर के साइड में, -150 -11 -3 इज इक्वल टू -3n। ये हो जाएगा। अब इसको ध्यान दें, सॉल्व कर लो। 11 3 14, यहाँ पे कितना बन गया भाई, 4 हो गया ये, और यहाँ पे 1 6, 6 हो गया 1, -164 इज इक्वल टू -3n बना। बना कि नहीं बना? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, -3n, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, सिंपल आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि इस तरह से लिखा मैंने। तो -3n को हम क्या करेंगे, सॉरी 3 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, n इज इक्वल टू -164 अपान -3, माइनस से माइनस खत्म, 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, है ना, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 बच जाएगा, दैट मीन्स 54 होल 2 अपान 3 बनेगा ये। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 54 होल 2 अपान 3। क्या n कभी भी ऐसा हो सकता है? n हमेशा क्या, n का मतलब क्या होता है, टर्म्स होता है। n मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो टर्म्स क्या होगा, या तो फर्स्ट होगा, या तो सेकंड होगा, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा, या फिफ्थ होगा, या फिर सिक्स होगा। क्या 6.5 टर्म कोई होगा? जैसे कि एक टर्म्स का, जैसे सिंपल एग्जांपल हुआ, हम बोलेंगे हम एक थप्पड़ मारेंगे, क्या कोई बोलेगा 1.5 थप्पड़ मार सकता है? पॉसिबल है कि मतलब मैं आधा थप्पड़, आधा भी थप्पड़ कोई लगा सकता है किसी को? आधा लगाने जाएगा डबल हो जाए, दो हो जाएगा ना वो। ठीक है, जैसे एक पूरा लगे, तो टर्म्स क्या है, टर्म्स तो एक पूरे आएंगे ना। अब ऐसे आधा टर्म थोड़ी आएगा, जैसे अब फर्स्ट फर्स्ट टर्म को क्रॉस किया, फर्स्ट के बॉर्डर को क्रॉस करके जब सेकंड में इंटर कर गए आप, तो पूरा सेकंड टर्म ही काउंट होगा, जब तक आप सेकंड का बॉर्डर नहीं क्रॉस करोगे ना। हाँ, तो जब तक, जैसे सपोज दैट हम एक बॉर्डर क्रिएट करें कि हम 6 तक फर्स्ट बॉर्डर में रहेंगे, 6.5 मैंने मान लो लिखा है, मैंने बोला कि 6 तक हमारा फर्स्ट बॉर्डर है, मतलब 1 से 6 तक चलेंगे तो हमारा फर्स्ट बॉर्डर है। अब 6 जैसे ही क्रॉस करेंगे, हम किस में इंटर कर जाएंगे, सेकंड बॉर्डर में ना। अब उसमें उसमें इन्हें थोड़ी नहीं बोला जाएगा 1.5, 1.5 बॉर्डर में है, ऐसा होता है? नहीं होगा। तो दैट मीन्स टर्म जो है, nth जो टर्म मिलेगा वो कंप्लीट नंबर मिलेगा। कंप्लीट नंबर का मतलब पूरा का पूरा हमारा क्या, होल नंबर मिलेगा। 0 1 2 3 4 5 6, जीरो टर्म तो होता नहीं, कम से कम वन टर्म होगा, तो नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या मिला, 54 ओवर होल 2 अपान 3। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और जब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स ये हमारा वन क्या था, -150 इस एबी के अंडर में आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर, ये 150, सॉरी 6 को नॉट पॉसिबल कहाँ लिखा मैंने, ऐसा बता देते हैं भाई। हाँ, ये नॉट पॉसिबल है। दैट मीन्स 54 होल 2 अपॉन 3 टर्म्स पॉसिबल नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट -150 इज इज नॉट इन एपी। -150 इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। क्लियर? चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, तो थर्ड पहुंच गए। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन आपका क्या है? सेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। एपी का 31st टर्म आपको फाइंड करना है, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो, इन्होंने ना तो फर्स्ट टर्म दिया, ना तो डी दिया, ना कुछ भी नहीं दिया, सीधा बता दिया कि हमको 31st टर्म फाइंड करना है। 11 टर्म आपको दे दे रहे हैं, सिर्फ 16 टर्म आपको दे दे रहे हैं। अभी देखो, इस तरह कुछ ऐसे ही मिला के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ इसी तरह के पूछे जाएंगे, ताकि आप उसको कैलकुलेट करो और उसमें सोचो कि क्या चीजें करनी है। तभी ये इजी क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एपी से, एपी के क्वेश्चन इससे भी ये तो अभी आपके बुक के हैं, तो थोड़ा फॉर्मेट आपको लेंदी किया जा रहा है, मतलब भारी भरकम किया जा रहा है, बट ये चीजें ध्यान रखना, इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे। चलिए सेवेंथ को देखते हैं। सेवेंथ में क्या बोला गया, हमको फाइंड करना है 31st।
है ना? फाइंड करना है। 11th हमको कितना दिया गया है? 38। 11th हमको 38 दिया गया, और हमारा 16th ही तो था, 16th था हमारा शायद 73। 73 है ना? 11th हमारा क्या हो गया? 38, और 16th हमारा क्या होता है? 73। अब देखो आपको मैंने टर्म फाइंड करने का रूल बता रखा है। अब 11th की अगर बात करें तो मतलब A11 आपको दिया गया है। 16 की अगर बात करें तो हमको A16 दे दिया गया है कि नहीं? हम सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, हमको A31 फाइंड करना है, नहीं पता। A11 हमको दिया गया है 38, A16 हमको दिया गया 73। इतना डाटा हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं। A11 का अगर हम डाटा फाइंड करें तो A11 इज इक्वल टू हम लिखते हैं A1 प्लस, A1 प्लस क्या लिखते हैं? 10D, यही लिखते हैं। A1 प्लस 10D ही लिखा जाता है। ये हमारा A11 का हो गया। अगर A16 का अगर हम लिखें, A16 का लिखे तो हम क्या लिखते हैं? A1 प्लस 15D, एक कम लिखा जाता है यहाँ पे, है ना? याद है फार्मूला की भूल गया? ठीक है। अब A1 की वैल्यू हमको पता है, A11 की वैल्यू हमको पता है कितना? 38, मतलब 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D हो गया। और A16 की वैल्यू 73 इज इक्वल टू A1 प्लस 15D हो गया। इन दोनों को अगर हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करें, A1 निकालें तो मतलब 10D को इधर भेज दें, तो क्या बनेगा? A1 इज इक्वल टू 38 माइनस 10D बन गया। कोई दिक्कत? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहां पर भी हमारा A1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 73 माइनस 15D बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन ये बन गया, इसको हम फर्स्ट नाम दे दे रहे हैं। एक इक्वेशन आपका ये बन गया, इसको सेकंड नाम दे रहे हैं। दोनों में देखो, अगर हम एलएचएस की बात करें तो एलएचएस दोनों में सेम है, A1 A1। और अगर एलएचएस किसी का सेम होता है तो आरएचएस को सेम होना पड़ता है। आरएचएस को सेम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और जब आरएचएस को सेम होना पड़ेगा तो दैट मीन्स सिंपल सी बात है, या फिर एक तरीका और अप्लाई कर सकते हो आप। वैसे मैं बार बार एलएचएस आरएचएस ही बताता हूँ। एक तरीका और अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अभी हम उसको सेकंड भी बता देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 38 माइनस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 15D। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि A1 A1 इक्वल है। अब क्या करो, डी वाले को एक साथ कर लो और नंबर वाले को एक साथ कर लो। तो 15D को इधर उठा लाओ। ठीक है। 15D को जब इधर उठा लाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस 10D पहले से है, अब प्लस 15D हो जाएगा। रीजन क्या है? उधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। इधर 73 ऑलरेडी है, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, है ना? ये बेसिकली सॉल्व होके मिलेगा 5D। तो 5D इज इक्वल टू 13 से 8 गया, आपको क्या मिलेगा? 5। ठीक है। और यहां से 6 से 3 गया 3, मतलब दिस इंप्लाई दैट D इज इक्वल टू हमको मिल गया 7। डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 7 मिल गई। अब जब डी की वैल्यू हमको 7 मिल गया, ध्यान से देखो, अगर हमको डी की वैल्यू 7 मिल गया तो हमको, अब हमको फाइंड क्या करना है? A31 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A31। तो A31 का फार्मूला अगर हम बनाएं, अगर A31 का फार्मूला हम लिखें तो क्या लिखेंगे? A31 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A31 हमको नहीं पता, A1 भी हमको नहीं पता, लेकिन n और d हमको पता है। n और d हमको क्या है? पता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A31 इज इक्वल टू A1 इंटू A1 इंटू 30D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, A1 प्लस 30D लिख सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखो, A1 हमको कैसे मिलेगा अब यहाँ पे? बोलो भाई। A1 पॉसिबल है मिलना? हम्म बोलो।
कैसे? हम्म। क्यों? बोलो भाई। कहाँ एवन आपके पास है? आप लोग से एक भी क्वेश्चन पूछ लेते तो उसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं आता आपकी तरफ से। चलो ध्यान दो। हमको A11 दिया गया है। A11 हमने यहाँ सॉल्व भी किया है ना। A1 की A1 हम लोगों ने यहाँ पे कुछ निकाल रखा है ना। चाहे इससे आप A1 निकाल लो, चाहे इससे आप A1 निकाल लो, किसी से भी A1 निकाल सकते हो। सिर्फ क्या करना है? क्या 31 है? कैसे 31 होगा? A1 आपको यहाँ पे निकाल के दिया गया, मैंने निकाला। A1 इज इक्वल टू 38 - 10D। चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लो, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर, दोनों में से दोनों तरीके से निकल सकता है। तो A1 इज इक्वल टू बनेगा 38 - 10 इंटू डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने 7 फाइंड किया, इंटू 7 हो गया। कितना हो गया? 38 - 70। तो 38 - 70 करोगे तो कितना हो जाएगा? 32 -32। तो एक ही A1 की वैल्यू कितनी हो गई? -32। ठीक है। लाके यहाँ पे उठा के पुट कर दो ना। -32 प्लस 30 इंटू डी कितना था? 7। 7 यहाँ पे पुट कर दिया हमने। -32 प्लस 210 कितना हो गया? 210। 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 7 8 178। मतलब A31 हमको क्या मिलेगा? A31 हमको मिलेगा 178 मिल जाएगा। समझे कुछ कि नहीं समझे? ठीक है। तो आप A1 दोनों जगह से, यहां से चाहे फाइंड कर लो, चाहे यहां से फाइंड कर लो। इसीलिए मैं बार बार A1 पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड मेथड जो है वो शॉर्ट मेथड है A1 सॉल्व करने का, जिसके बारे में अभी मैंने बीच में डिस्कस किया। अभी मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ। वो शॉर्ट मेथड है। ठीक है। ठीक। चलो सेकंड मेथड आप। नहीं, अब तुम लोग इसी मेथड से करोगे, तुम उस वाले मेथड पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आधे से ज्यादा। ठीक है। हाँ। तो सिक्स कौन सा? सेवेंथ क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपको दे दिए, यानी इक्वल टू क्या दे दिया? 50 दे दिया। विच ऑफ द थर्ड टर्म इज 12। मतलब A3 आपको दे दिया यहाँ पे। A3 इज इक्वल टू 12। द लास्ट टर्म इज 106। मतलब लास्ट टर्म का मतलब A50, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 50 है। A50 की वैल्यू कितनी? 106। फाइंड द 29th टर्म। हमको फाइंड करना है A29 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? A1 चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? A1 चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो हम A29 निकालने के लिए क्या करें? A28 प्लस डी करें। या फिर A29 निकालने के लिए हम क्या करें? A1 प्लस 28D करें। है ना। अब हमारे पास ना तो D है ना, और ना ही A1 है, ना ही A28 है। तो हमको काम क्या करना होगा? हमको A1 फाइंड करना होगा। यहाँ से क्या फाइंड करना होगा? A1 फाइंड करना। ठीक है। डाटा हमारे पास A3 का है, A50 का है। तो A3 और A50 की हेल्प से हम क्या करेंगे? A1 फाइंड करेंगे। A3 और A50 की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे? A1। A1 फाइंड करेंगे। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो? A3 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D लिख सकते हैं। और
A50 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 49D। ठीक है, यहां से A1 निकालेंगे तो मिलेगा क्या, ए थ्री की वैल्यू पुट कर लो पहले। A3 की वैल्यू कितनी, 12, तो 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D बन गया। तो यहां से 2D को इधर उठा लाओ, इसको यहां उठा ला, सॉरी, इसको यहां उठा लाओ, बराबर के इस साइड में। तो पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 12 माइनस 2D हो गया। ठीक है, इसी के बिहाफ पे देखो आगे काम करो। दिस इम्प्लाई दैट A50 की वैल्यू 106 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या मिल गया, 12 माइनस 2D। हम यहाँ लिख दिए 12 माइनस 2D, यहाँ पे प्लस 49D। ठीक, तो 106 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2D यहां से सॉल्व करोगे 12 प्लस 47D बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, 12 प्लस क्या बन जाएगा, 47D हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 12 को इस साइड उठा लाओ, नंबर को नंबर की तरफ ले जाओ, हमेशा नंबर को हमेशा नंबर के पास रखते हैं, तो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा। तो 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12 हो गया। 6 से 2 गया 4, और यहाँ पे 10 से 1 गया 9। 47D इज इक्वल टू 94D इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिलेगा। 47 टू द 94, हाँ 94। तो आपको क्या मिला, डी की वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, और जैसे डी की वैल्यू मिलेगा तुरंत हम इसको उठा के लाके यहां पुट करेंगे, इस जगह पे। हाँ, तो यहां लाके पुट करेंगे तो A1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 हो गया। तो 12 माइनस क्या हो गया, 4। A1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब देखो हमको A1 भी मिल गया और D भी मिल गया। और जब A1 और D दोनों मिल जाता है तो हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। हमको चाहिए क्या, A29। A29 इज इक्वल टू A1 प्लस 28 इंटू डी। तो A1 आपका 8 हो गया, प्लस 28 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। तो 8 प्लस 2 8 जा 16, और 2 टू जा 56। 56 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया, 4 6 64। तो A29 आपका कितना बन गया, 64 हो गया। क्लियर नाउ, समझ में आया क्या क्या स्टेप हमको कैसे कैसे ध्यान देना है। हम्म, ओके। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन आपका क्या है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, थर्ड और नाइन 4 एंड माइनस 8, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। ध्यान से देखो, कौन कौन सा टर्म, कौन सा क्वेश्चन था, नाइन्थ नंबर था ना। आपको क्या क्या डाटा दिया गया, थर्ड, मतलब थर्ड को हम थर्ड नहीं लिखेंगे, A3 लिख देते हैं। A3 की वैल्यू कितना दे दिया गया, 4 दिया। A9 की वैल्यू कितना दे दिया, -8। अब हमसे पूछ रहा है कौन से टर्म की वैल्यू जीरो होगी, मतलब an इज इक्वल टू जीरो दिया गया है और n इज इक्वल टू पूछा जा रहा है। an की वैल्यू क्या दे दिया, जीरो दे दिया, और n हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब हम फिर से क्या करेंगे, an निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो a कैसे निकालेंगे, इन्हीं दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, a निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से a कैसे निकालेंगे, इनको लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, और A9 को लिखेंगे A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D, है ना। A3 की वैल्यू पता है, 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D लिखेंगे। 2D को इधर उठा लाओ, तो A1 इज इक्वल टू बन जाएगा 4 माइनस 2D। यहाँ पे A9 की वैल्यू पुट करो -8, तो -8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, तो पुट करोगे कि नया टर्म बन के आएगा, -8 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2D, तो 4 माइनस 2D पुट कर दिया, प्लस 8D इसमें था ही। -8 इज इक्वल टू 4 माइनस, इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, +6D हो जाएगा ना।
नंबर को एक साथ कर लो। -8 -4 इज इक्वल टू 6d, -12 इज इक्वल टू 6d, तो d इज इक्वल टू -2 हो गया। d की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अब इसी d को पकड़ो और उठा के लाके यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, जब d को यहाँ पुट करोगे तो a1 इज इक्वल टू 4 -2 इंटू -2। ठीक, सॉल्व करेंगे। 4 -2 टू यहाँ पे क्या है, 2 टू ज़ा 4, मतलब ये -2 ऑलरेडी था, माइनस कितना, +4 हो गया। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। a1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब हमको चाहिए क्या, an इज इक्वल टू 0 दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो फार्मूला पुट कर दो, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 0, a1 की वैल्यू 8, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू क्या है, -2। सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2। ठीक, और आगे सॉल्व करो। नंबर को सब ले जाओ इधर 0 के साइड में, तो क्या बनेगा, -2n इज इक्वल टू बचेगा -8 -2। तो n इज इक्वल टू क्या बचेगा, -10 अपान -2, माइनस से माइनस खत्म, 5 हो गया। मतलब n इज इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला। तो फिफ्थ टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ में आई बातें? फिफ्थ टर्म कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 हो रही हो। क्लियर नाउ? बताना भाई, कोई दिक्कत होगी, कोई इशू होगी, तुरंत बोलना फटाक से। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इन द 10th टर्म बाई 7। ठीक है, फाइंड, क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको क्या बताना है, डी फाइंड करना है। सी डी हमने पहले बता रखा, हमको सी डी फाइंड करना है। सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, या डी बोलते हैं उसको। ठीक, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जो 17th टर्म है उसको क्या किया गया, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7 ना, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बताओ भाई, इसका मीन्स क्या हुआ, A17 को, A17 जो है, ध्यान से समझो, A17 जो लिखा गया है वो A10 में, 10th टर्म ही ना, A10 में 7 अगर ऐड कर दोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। एक्सीड का मतलब यही होता है कि A17 जो है वो 10th टर्म में 7 ऐड कर दिया गया। तो देखो सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो बस यही इतना समझ जाओगे तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था। बोला गया A17 को एक्सीड कर दिया गया A10 प्लस 7, मतलब A17 जो है, ए A10 में अगर 7 ऐड कर दिया जाए तो A17 की वैल्यू के बराबर है। अब हमको बताना है डी। अब हमको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। अब डी हम कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान से देखो, अगर A10 में 7 ऐड करने से हमको क्या मिल रहा है, A17 मिल रहा है। तो A17 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस 16D लिखेंगे। और अगर हम A10 की बात करें तो A10 को हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस 9D लिखेंगे। लिख सकते हैं ना, तो मतलब ये जो इक्वेशन हमारा ऊपर फॉर्म किया हमने, इनको एक नए फॉर्मेशन में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो इनकी जगह पे इनको पुट कर दें, इनकी जगह पे इनको पुट कर दें, तो क्या बनेगा, A1 प्लस 16D इज इक्वल टू A1 प्लस 9D प्लस 7। ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इनमें और क्या सॉल्व कर सकते हैं, A1 इधर है और इधर भी है, A1 को चाहे इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, या इधर ले आए माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों A1 हो जाएंगे, खत्म। अब बचा डी वाला पार्ट, 16D है, इसको इधर उठा लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -9D इज इक्वल टू बचेगा 7। तो क्या हो जाएगा,
7d = 7, तो d = क्या हो गया, 7/7 = 1, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस यही इतना लॉजिक इसमें था, इसी को आप समझ जाओ, क्वेश्चन आपका हो गया क्या, सॉल्व। बाकी 3 लाइन का थ्री थ्री स्टेप का क्वेश्चन है, देखो 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म है ना। बट यही इतना आपका जो एक्सीड लिखा था, एक छोटा सा टर्म अप्लाई कर दिया वहां पे कि बोला गया A17 जो है A10 में 7 ऐड कर दोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही इतना इन्फॉर्मेशन इसमें था जिसको हमको ध्यान देना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 हो गया आपका। अच्छा, इसमें 10 तक ही था, अगले पार्ट में आ जाओ भाई। इसमें कितना तक क्वेश्चन है, 16 तक। एक ही में सब लगा दिया है भाई, अलग अलग कर देना चाहिए था, कि बार बार रिवर्स आना पड़ता है ना देखने के लिए। हम्म, चलिए ठीक है, कोई इंसान हमको, हम लोग को क्वेश्चन ध्यान नहीं देना है, बाकी सॉल्व तो करना ही है। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 50 क्या 54th term। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म विल बी 132, क्या होगा, 132 होगा, मोर देन इट्स 54th टर्म ना, इसके 54th टर्म से। ध्यान दो, हमको डाटा क्या क्या दे दिया गया, हमको डाटा में बहुत सारी चीज यहाँ पे दे दी गई, बहुत टफ सॉल्विंग नहीं है इसकी। हमको दिया गया क्या, A1 = 3, है ना। डी निकाल सकते हैं यहां से कि नहीं निकाल सकते हैं, तो डी कितना आएगा यहाँ पे, 15 और 13 और 27 और 15, हम डायरेक्ट लिख दें D = 12। कोई दिक्कत, डी तो समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, कौन सा टर्म, विल बी 132, मतलब ये 132 तक गया है, हमको मोर देन इट्स 54th टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, मोर देन इट्स 54th टर्म। दैट मीन्स हमारा क्या है, an = क्या बनेगा, A54 + 132, यही तो बोला जा रहा है। ठीक है, an = A54 + 132। अब an को हम क्या लिख सकते हैं, an को अगर हम लिखें तो A1 प्लस ना, n-1 में नहीं ले जाएंगे, फार्मूले पे आ जाते हैं हम। फार्मूले पे अगर लिखेंगे तो A1 + n-1 इंटू डी लिख देंगे। और A54 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 + 53 डी लिखेंगे। 132 को ऐसे लिख देंगे। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान देना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब क्या करना है, एन जो होगा 150 A54 से +132 के बराबर हो रहा है। जो nवां टर्म हमको मिलेगा, nth टर्म जो मिलेगा, वो किसके बराबर होगा, A54th टर्म में 132 ऐड करने के बाद फाइंड होगा। तो हमने यही लिख दिया, ए nth टर्म जो होगा A54 में 132 ऐड करने के बराबर होगा। ठीक है, तो अब सारा डाटा, कुछ डाटा A1 हमारे पास है, डी हमारे पास है, अब n के बारे में हमको नहीं पता, n को ही फाइंड करना है। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी वैल्यू तो पता है हमको ना। A1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। डी की वैल्यू आपको कितना मिला है, 12 मिला है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इधर भी A1 है, इधर भी A1 है, दोनों A1 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और A1 माइनस A1 खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्यों नहीं खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, बचा क्या, n-1, n की वैल्यू पता नहीं है, डी कितना है, 12 है, मैंने 12 लिख दिया।
इज इक्वल टू 53 इंटू 12 कर दिया प्लस 132 कर दिया। इस 12 को उठा लाए इधर ना, तो n माइनस वन बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करके सब कुछ ऐड कर लो, कितना बचेगा, 12 थ्री जा 36, 60, ऐड कर लेंगे 132 को, कितना हो जाएगा 8, 8 समथिंग, 8 कितना होगा, 8 बन गया यहाँ पे, 2 3 जा 6, 3 9 8, हाँ आपका कितना 6 हो जाएगा, और 7 हो गया। और अपान क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। देखो कैलकुलेशन मैंने एक स्टेप इसमें से गायब किया है, क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 123 को ऐड किया, और इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में लाके सीधा लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे, क्या हुआ भाई, तो हाँ, तो इनका क्या करें किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, और साथ में जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर दिया, तो आया 768। यहाँ पे 12 था, 12 को लाके यहाँ डिवाइड कर दिया, और 12 से हाँ बिल्कुल कर सकते, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, जैसे कैलकुलेशन का दो स्टेप इसको आप हाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि अब यहीं से कैलकुलेशन हाइड करके डायरेक्ट आंसर आ जाओ, ऐसा नहीं ना। यहां तक आने के बाद आप इस स्टेप पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 सिक्स जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 48, 8 हो जाएगा, ठीक, 64 हो गया आपका। तो 64 हो गया, दैट मीन्स किसकी वैल्यू आई, n माइनस वन इज इक्वल टू 64 आपको मिला। तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 64 प्लस वन इज इक्वल टू 65 हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गया 65। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 65 थे, तो 65th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 54, ए 54 में 132 ऐड करने के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, डन। चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं, एक एपी नहीं दो एपी हैं, मैं टू एपीज का मतलब दो, दो एपी सीरीज यहाँ पे दी गई है, दो एपी के पास सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब सीडी उनका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100, उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है आपस में, आपस में जो उनका डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। ध्यान से समझना, दो अलग अलग एपी हैं, दोनों का जो सीडी है मतलब कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का सेंस, जैसे मान लो मैंने एक एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट हमने लिख दिया, एक में लिखा 2 4 6 8 10 इस तरह, एक में लिख दिया आपका 12 14 16 18, दो एपी मैंने बनाया इस तरह सोमान, है ना। अब इनका इनका सीडी निकालोगे 2 मिलेगा, इनका भी सीडी निकालोगे 2 ही मिलेगा। 14 माइनस 12 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, और यहाँ पे 16 माइनस 14 2, मतलब इनका सीडी हर बार कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। फिर बोला गया द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, मतलब इसका 100th टर्म जो होगा और इसका 100th टर्म जो होगा, उन दोनों, मान लो सपोज दैट कुछ भी होंगे, 100th टर्म पे कोई नंबर तो आएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस कर रहे हैं वो 100 आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। विच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सॉल्व कर पाओगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखो हम कैसे, बहुत भारी भरकम नहीं है। देखो, चलो ध्यान दो, क्या लिखा गया है, हमसे सिंपल सा बोला गया, डी कितना है, डी की वैल्यू कितना है, डी डी दोनों का सेम है। क्वेश्चन नंबर क्या था, डाल दे यहाँ पे, 11 था 12 था, 12 था। तो डी आपका यहाँ पे बोला गया डी दोनों का सेम है, तो हमको डी के बारे में कोई डिस्कस करना ही नहीं है ना। अब एक इंफॉर्मेशन उन्हें और दिया, अगर 100th टर्म की बात करें, 100th टर्म की बात करें, तो 100th टर्म की अगर हम बात करें तो इनका क्या, एक को हम बड़ा वाला मान लेते हैं, A100 मान लेते हैं, दूसरे को छोटा मान लेते हैं, या कुछ और नाम दे देते हैं, जो कैसे डिनोट किया जाए, फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट एपी इज
एपी को हम किससे डिनोट कर दें? पी से डिनोट कर दें। और सेकंड एपी को हम डिनोट कर देते हैं क्यू से, है ना? मतलब पी का मतलब इसका जो भी एपी होगा पूरा, क्यू का मतलब इसका भी जो एपी होगा पूरा। तो इनका बोला पी 100, मतलब इसका पी 100 जो है, इनका क्यू 100 के साथ जो डिफरेंस निकल रहा है वो 100 आ रहा है। समझ में आ रहा है? पी 100 का जो मतलब पी का 100 टर्म है, वो क्यू के 100 टर्म के साथ अगर इनका डिफरेंस ले रहा है, क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। अगर हम पी 100 को लिखें, ध्यान से देखो, अगर हम पी 100 को लिखें तो पी 100 को हम लिखेंगे क्या? पी 100 को लिखेंगे A1 प्लस 99D लिखेंगे। यही तो लिखेंगे कि कुछ और लिखा जाएगा? यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A1 प्लस 99D, यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा तो कुछ और लिखा जाएगा? भाई अगर जब हमको 100 टर्म फाइंड, काहे 999 लिखोगे? हम इसकी और इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। क्या कम जाता है? P100 और माइनस Q100 लिख रहे हैं हम। P100 और Q100 को जब लिखेंगे, तो जैसे आपको A100 फाइंड करना हो, सपोज दैट अगर आपको A100 फाइंड करना है, नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो A100 को क्या लिखते हैं? A1 प्लस 99D लिखते हैं। A23 को हम क्या लिखते हैं? A1 प्लस 22D लिखते हैं ना। तो हम इसी A की जगह पे क्या रख दिए हैं? P रख दिए हैं, Q रख दिए हैं। ठीक है, तो रूल तो वही रहेगा ना, रूल थोड़ी ना चला जाएगा कहीं। पी क्यू बना देने से रूल थोड़ी ना बदलेगा। हमने क्या कर दिया? समथिंग, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 100 आ रहा है। इनको फिर और सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने A1 रखा है, यहाँ पे जो A1 रखा है, इन दोनों को हम पी और क्यू से रिप्रेजेंट करें। पी और क्यू से रिप्रेजेंट करें। रीजन क्या है? हम A1 सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हम जब इनका सिंबल अलग कर चुके हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं P1 और ये हो गया Q1। होगा कि नहीं होगा? तो जब इनको ओपन करेंगे, P1 प्लस 99D माइनस Q1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो 99D हो जाएगा खत्म। बचा क्या? P1 माइनस Q1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो P1 माइनस Q1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे यहीं से मेन गेम शुरू होता है। इन्होंने बोला था कि इनके 100 टर्म के साथ डिफरेंस 100 है, लेकिन यहाँ पे मिल गया इनके फर्स्ट टर्म के साथ भी डिफरेंस 100 है। मिल गया कि नहीं मिल गया? ऊपर लिखा P100 माइनस Q100 इज इक्वल टू 100, और नीचे मिल रहा है P1 माइनस Q1 इज इक्वल टू 100, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ भी डिफरेंस क्या है? 100 है। अब हमको 1000 टर्म का फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है? 1000 टर्म का फाइंड करना है। जब हम 1000 टर्म का फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, अब हम 1000 टर्म फाइंड करेंगे अगर, तो हम पेज चेंज कर दें, इसी पे लिख दें। चलो इसी पे लिखते हैं। अगर हम 1000 टर्म का फाइंड करेंगे तो देखो, हम लिखेंगे P1000 माइनस Q1000 ना, इज इक्वल टू क्या होगा नहीं पता। इज इक्वल टू क्या होगा अभी नहीं पता है। बट इनको अगर हम ओपन करें, इनको अगर हम ओपन करें तो ध्यान से देखो, इनको हम लिख क्या सकते हैं? P1 प्लस 999D लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? माइनस Q1 प्लस 999D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब जब इनको ओपन करेंगे तो P1 प्लस 999D माइनस Q1 प्लस 999D बन गया। ये दोनों आपस में हो गए खत्म। फिर से क्या बचा? P1 माइनस Q1। तो P1 माइनस Q1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होता है? 100 होता है। नहीं समझे? P1 माइनस Q1 हम निकाल चुके हैं। तो बेसिकली क्या हुआ?
जो आपको क्वेश्चन दिया गया है एपीक्यू एपीपी एपीक्यू, इन दोनों का बोला गया था आपका 100th टर्म जो है उनका डिफरेंस 100 है। तो हमने इनके रिलेशन से निकाला, इनका फर्स्ट से फर्स्ट का डिफरेंस भी क्या है, 100 है। इन्होंने पूछा 1000 से 1000 का डिफरेंस बताओ, तो 1000 से 1000 का डिफरेंस किसके बराबर आ गया, फर्स्ट से फर्स्ट के डिफरेंस के बराबर। 100 से 100 का डिफरेंस किसके बराबर आया था, फर्स्ट से फर्स्ट का डिफरेंस। और दोनों क्या है, 100 है, मतलब इनके फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक सबका डिफरेंस क्या होगा, 100 ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। ठीक, चलिए अभी इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं, 4 और बचे। अभी पढ़ोगे या फिर क्लोज किया जाए। चलिए ठीक है, तो अभी इसमें 4 स्लॉट में बचे हैं, 13 14 15 16, और क्या है, और 4 स्लॉट, टोटल 8 क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं।